हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना की शुरुआत की थी, जिसमें हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में देखा कि किस तरह से पृथ्वी की संरचना जो है वह भूपटल, मैटल और क्रोण में विभाजित की गई है। इसके बाद हमने जो है भूपटल के बारे में देखा, मैटल के बारे में देखा। आज जो है हम क्रोण के बारे में देखेंगे कि क्रोण क्या है। क्रोण क्रोण मतलब होता है गर्भ। क्रोण अर्थात गर्भ। जो तीसरा भाग पृथ्वी का है वो है गर्भ। तो पृथ्वी की सतह से लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई में क्रोण का आरंभ होता है। तो क्रोण का आरंभ कहाँ होता है? क्रोण का आरंभ पृथ्वी के लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई पर क्रोण का आरंभ होता है। जैसे ये जो भाग है, ये जो रेड भाग आपको दिख रहा है, ये हमारा है क्रोण का भाग, जो कि पृथ्वी सतह से लगभग 29 किलोमीटर अंदर है, गहराई पे है। और यह क्रोण जो है दो भागों में विभाजित किया गया है, बाहरी क्रोण और यह है आंतरिक क्रोण। जहाँ पे बाहरी क्रोण जो है वह द्रव है और आंतरिक क्रोण ठोस स्वरूप में पाया जाता है। तो उसी तरह से मेटल के नीचे से लेकर पृथ्वी के केंद्र तक का भाग क्रोण कहलाता है। अभी यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि क्रोण किसे कहते हैं। तो यहाँ पे उत्तर स्वरूप हमें मिलता है कि मेटल के नीचे से लेकर पृथ्वी के केंद्र तक, अब ये मेटल है, ये भाग जो है हमारा है मेटल का। तो मेटल के नीचे से लेकर, ये मेटल के नीचे से लेकर जो अंतिम भाग है पृथ्वी का, एकदम अंतिम भाग है, तो पृथ्वी के केंद्र का भाग, ये इसे जो है पृथ्वी का केंद्र कहते हैं। तो पृथ्वी के केंद्र तक का भाग जो है यह भाग क्रोण कहलाता है। तो हमें क्रोण की परिभाषा क्लियर है कि मेटल के नीचे से लेकर पृथ्वी के केंद्र तक का भाग क्रोण कहलाता है। अब क्रोण की मोटाई कितनी होती है? तो क्रोण की मोटाई लगभग 3470 किलोमीटर होती है। और इस परत का विभाजन बाहरी क्रोण और आंतरिक क्रोण में किया जाता है। अब यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्रोण का विभाजन कितने भागों में किया गया है। तो उत्तर स्वरूप हमें मिलता है कि क्रोण का विभाजन दो भागों में किया गया है, आंतरिक क्रोण और बाहरी क्रोण। अब हम एक एक के बारे में अध्ययन करेंगे कि बाहरी क्रोण क्या है और दूसरा देखेंगे कि आंतरिक क्रोण क्या है। तो ध्यान रखिए, बाहरी क्रोण जो बाहर की तरफ है, जो मेटल के नीचे का भाग है, वह हमारा बाहरी क्रोण कहलाता है। तो बाहरी क्रोण पृथ्वी की सतह से करीब 2900 किलोमीटर से लेकर 5100 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। अब यहाँ पे प्रश्न बनता है कि बाहरी क्रोण पृथ्वी की सतह से कितनी गहराई तक पाया जाता है। तो बाहरी क्रोण पृथ्वी की सतह से करीब 2900 किलोमीटर से लेकर करीब 5100 किलोमीटर तक की गहराई तक पाया जाता है। और यहाँ पर भूकंप की गौड़ अर्थात अनुप्रस्थ तरंगे क्रोण क्षेत्र से नहीं गुजर पाती हैं। अर्थात यहाँ पर जो है भूकंप जब आता है तो भूकंप की गौड़ मतलब जो वहाँ तक उसकी तरंगे जो है वो पहुँचती ही नहीं हैं। प्राथमिक जो तरंगे हैं वो बिल्कुल पहुँचती नहीं है, उनका इस भाग में अवशोषण हो जाता है, मतलब वो वहाँ पे अवशोषित कर ली जाती हैं, वहाँ तक भूकंप की तरंगे नहीं पहुँचती हैं। इससे वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया कि क्रोण परत का यह भाग द्रव या अर्धद्रव अवस्था में होगा। अभी एक प्रश्न बनता है कि वैज्ञानिकों ने यह अनुमान कैसे लगाया कि क्रोण परत, ये जो क्रोण का बाहरी क्रोण की परत है, यह भाग द्रव या अर्धद्रव अवस्था में होगा। तो यहाँ पर कारण था कि भूकंप की जो गौड़ मतलब प्राथमिक तरंगे होती हैं वह क्रोण क्षेत्र से नहीं गुजर पाती, यहाँ से वह गुजर नहीं पाती हैं और यही कारण है इसका, यह अवशोषण कर लेती हैं, जिसके कारण वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया कि क्रोण परत का यह भाग द्रव या अर्धद्रव अवस्था में होगा। प्राथमिक भूकंपी तरंगे
इस क्षेत्र से गुजर तो जाती हैं, किंतु उनकी गति जो है वह बहुत ही धीमी हो जाती है। और यही कारण है कि बाहरी क्रोण का घनत्व 9.8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है रिक्त स्थान के लिए कि बाहरी क्रोण का घनत्व खाली स्थान है, तो उत्तर स्वरूप हमें मिलता है कि बाहरी क्रोण का घनत्व 9.8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। द्रव रूप बाहरी क्रोण का तापमान लगभग 5000 सेल्सियस है। यहाँ पे प्रश्न बनता है कि बाहरी क्रोण का तापमान कितना है, तो बाहरी क्रोण का तापमान करीब 5000 सेल्सियस तक है। तो ये तो बाहरी क्रोण की जानकारी हो गई। अब यहाँ पे आपको टिप्पणी लिखो के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है कि बाहरी क्रोण के बारे में जानकारी लिखिए। तो बाहरी क्रोण के बारे में हम यही जानकारी लिखेंगे कि बाहरी क्रोण क्रोण की ऊपरी परत है, यह भाग निचले मेटल के नीचे होता है। भूपृष्ठ से लगभग 2900 किलोमीटर से लेकर 5100 किलोमीटर की गहराई तक बाहरी क्रोण पाया जाता है और बाहरी क्रोण का घनत्व लगभग 9.8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। भूकंप की गौड़ तरंगे जो नभ के बराबर तरंगे होती हैं, तो भूकंप की गौड़ तरंगे बाहरी क्रोण से होकर गुजरती हैं, तो इनका कोई भी प्रभाव इस पर दिखाई नहीं देता है और इसलिए वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि बाहरी क्रोण द्रव अथवा अर्ध द्रव अवस्था में होगा और भूकंप की प्राथमिक तरंगे बाहरी क्रोण से होकर जा सकती हैं। बाहरी क्रोण जो है वह द्रव अवस्था में के भाग में ऊर्ध्वगामी प्रवाहों का निर्माण होता है। तो इस तरह से आपको इसके बारे में जानकारी लिखनी होगी। अब जैसे कि इसमें हमने पढ़ा कि बाहरी क्रोण तरल पदार्थों से बना है और इसमें लौह अर्थात लोहे की मात्रा जो है वह अधिक होती है। इस द्रव स्वरूप के बाहरी क्रोण के ऊर्ध्वगामी प्रवाहों की उत्पत्ति होती है और इस भाग की यह एक और विशेषता है। बाहरी क्रोण एवं आंतरिक क्रोण में तापमान में अंतर होने के कारण इन ऊर्ध्वगामी प्रवाहों की उत्पत्ति होती है और पृथ्वी के परिभ्रमण अर्थात जो पृथ्वी जो है घूमने की जो प्रक्रिया है पृथ्वी की, जिसे परिभ्रमण कहा जाता है, तो पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण इन्हें भंवर जैसी गति प्राप्त होती है, क्योंकि पृथ्वी जो है वह हमारी अपने अक्ष पर घूमती है और इन तरल लौह में निर्माण होने वाली इन घुमावदार भंवरों के कारण विद्युत प्रवाह की उत्पत्ति होती है और चुंबकीय क्षेत्र तैयार होता है। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि पृथ्वी में चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण इनमें भंवर जैसी गति प्राप्त होती है और इन तरल लौह के पदार्थ बाहरी क्रोण में पाए जाते हैं, तो तरल लौह के निर्माण होने से इन घुमावदार भंवरों के कारण विद्युत प्रवाह की उत्पत्ति होती है और जिससे चुंबकीय क्षेत्र तैयार होता है और इसे ही भूजनित्र अर्थात डायनमो, उसे ही क्या कहते हैं हम, डायनमो मतलब भूजनित्र कहते हैं। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि भूजनित्र किसे कहते हैं या डायनमो किसे कहते हैं। तो उत्तर स्वरूप हमें मिलता है कि पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण बाहरी क्रोण में भंवर जैसी गति प्राप्त होती है और इन तरल लौह में लौह निर्माण होने वाले घुमावदार भंवरों के कारण विद्युत प्रवाह की उत्पत्ति होती है और जिससे
चुंबकीय क्षेत्र तैयार होता है और इसे ही भूजनित्र कहते हैं। पृथ्वी का यह चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी की सतह के बाहर काफ़ी दूरी तक कार्यरत होता है। ये जो है काफ़ी दूरी तक पाया जाता है, जिसके कारण पृथ्वी के आजू बाजू में एक आवरण तैयार होता है। पृथ्वी के वातावरण को सौर पवनों से रक्षा मिलती है। तो पृथ्वी का जो वातावरण है, जो आवरण है पृथ्वी का, तो पृथ्वी के वातावरण को सौर ऊर्जा से रक्षा प्राप्त होती है। और पृथ्वी पर निर्मित चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकावरण कहा जाता है। जैसे अब ये चित्र आप देखोगे तो यहाँ पर ये हमारी पृथ्वी है, जो कि परिभ्रमण के कारण अब इसमें चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हो रहा है। और ये जो आवरण है, जो आघात सीमा के कारण तैयार हुआ है, जो पृथ्वी को सुरक्षा देता है, रक्षा प्राप्त करता है, तो उसे कहा जाता है पृथ्वी का चुंबकावरण। ये जो भाग है ये पृथ्वी का चुंबकावरण है। ये हमारी पृथ्वी है और ये जो है उसका जो क्रोण में तरल पदार्थ पाया जाता है, तो उससे चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। और यहाँ पर ये जो है बार बार आघात के कारण पृथ्वी का चुंबकावरण तैयार होता है। और यह पृथ्वी का पांचवा और महत्वपूर्ण आवरण होता है। ये जो चुंबकावरण है यह पृथ्वी का पांचवा आवरण होता है और यह महत्वपूर्ण आवरण होता है। जैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि ये हमारी पृथ्वी है, यहाँ पर यह भूचुंबकीय आसपास में निर्मित हो रहा है और इस तरह से यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर भूचुंबकीय ध्रुव का निर्माण हुआ है। यह भौगोलिक विषुवत रेखा है। तो इस तरह से पृथ्वी एक चुंबक के स्वरूप में कार्य करती है। अब हम इसी क्रम में आगे देखेंगे आंतरिक क्रोण। तो आंतरिक क्रोण क्या है? यह परत पृथ्वी की सतह से करीब 5150 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर की गहराई अर्थात पृथ्वी के केंद्र तक पाई जाती है। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि आंतरिक क्रोण कहाँ पाया जाता है? तो आंतरिक क्रोण यह परत पृथ्वी की सतह से करीब 5150 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर की गहराई अर्थात पृथ्वी के केंद्र में पाई जाती है। और यह भाग जो है पृथ्वी का केंद्रीय भाग होता है और यह ठोस अवस्था में होता है। तो यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि पृथ्वी का आंतरिक क्रोण किस अवस्था में पाया जाता है? तो पृथ्वी का आंतरिक क्रोण ठोस अवस्था में पाया जाता है। इसका घनत्व, अगर इसका घनत्व देखा जाए तो इसका घनत्व करीब 13.3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। और इस परत में मुख्यतः लौह एवं कुछ मात्रा में निकल धातु पाए जाते हैं। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में लौह और निकल धातु के पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें नीफे कहते हैं। अब नीफे किसे कहते हैं? यहाँ पे प्रश्न उत्तर बनता है हमारा कि पृथ्वी के परत में, पृथ्वी के आंतरिक क्रोण में मुख्यतः लौह एवं कुछ मात्रा में निकल धातु पाए जाते हैं और इसीलिए पृथ्वी के आंतरिक क्रोण को नीफे कहते हैं। और इस भाग में ये पदार्थ अत्यंत उच्च दाब में होते हैं और इसलिए आंतरिक क्रोण ठोस अवस्था में होता है। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि आंतरिक क्रोण
ठोस अवस्था में पाया जाता है? कारण लिखो। तो इसका कारण क्या है कि यह जो है ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो उसके पीछे कारण है कि पृथ्वी का आंतरिक क्रोण में मुख्यतः लौह एवं कुछ मात्रा में निकल धातु पाए जाते हैं, जिसे नीफे कहते हैं। दूसरा पॉइंट, इस भाग में ये पदार्थ अत्यंत उच्च दाब में होते हैं और इसीलिए आंतरिक क्रोण ठोस अवस्था में होता है। और यहाँ का तापमान जो है सूर्य के पृष्ठीय तापमान जितना होता है, जितना सूर्य का तापमान होता है उतना पृथ्वी के आंतरिक क्रोण का तापमान होता है। यहाँ पे एक और प्रश्न बनता है कि पृथ्वी के आंतरिक क्रोण को नीफे कहते हैं, कारण लिखो। तो नीफे क्यों कहते हैं? तो यहाँ पे प्रमुख कारण है कि पृथ्वी के आंतरिक क्रोण में मुख्य रूप से लौह और निकेल अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और आंतरिक क्रोण में पाए जाने वाले खनिजों के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक क्रोण को यहाँ पर लौह और निकेल, लौह का Ni होता है, लौह का जो है Fe होता है और निकेल का Ni। तो इस तरह से बनता है नीफे, इसीलिए उसे नीफे कहते हैं। तो इस तरह से हमने इस पार्ट में देखा कि क्रोण की क्या विशेषता है और भूपटल की विशेषता, मेटल, इन सभी के बारे में हमने अध्ययन किया कि हमारे पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस तरह से है।